शिवानी ने होटल की बालकनी में कुर्सी पर बैठ अभी चाय का पहला घूंट भरा ही था कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बगल वाले कमरे की बालकनी में एक पुरुष रेलिंग पकड़े हुए खड़ा था, जो पीछे से देखने में बिल्कुल सुभाष जैसा लग रहा था। वही 5 फुट 8 इंच लंबाई, छरहरा गठा बदन। शिवानी सोचने लगी, सुभाष कैसे हो सकता है? उसका यहाँ क्या काम होगा? बेचारों के इस झंझावट को झटककर शिवानी शांत सड़क के उस पार झील में तैरती नावों को देखने लगी। दूसरे पल शिवानी ने देखा कि झील की ओर देखना बंद कर वह व्यक्ति पलटा और कमरे में जाने के लिए जैसे ही मुड़ा कि शिवानी को देखकर ठिठक गया और अब गौर से उसे देखने लगा। अरे सुभाष, तुम यहाँ कैसे? शिवानी के मुंह से अचानक ही बोल फूट पड़े और आंखें सुभाष पर जमी रही। सुभाष भी भौचक था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी शिवानी इतने सालों बाद उसे इस तरह मिलेगी, वह भी उस शहर में जहां उनके जीवन में प्रथम प्रेम का अंकुर फूटा था। दोनों अपनी अपनी बालकनी में खड़े आपलक एक दूसरे को देखते रहे, आंखों में आश्चर्य, दिल में अचानक मिलने का आनंद और खुशी। उस पर नैनीताल की ठंडी और मस्त हवा दोनों को ही अजीब सी चेतना व स्फूर्ति से सरोवर कर रही थी। सुभाष ने शिवानी के प्रश्न का उत्तर मुस्कुराते हुए दिया, अरे यही बात तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम 30 साल बाद अचानक नैनीताल में कैसे दिख रही हो? उस समय दोनों एक दूसरे से मिलकर 30 साल के लंबे अंतराल को कुछ पल में ही पाट लेना चाहते थे। अतः सुभाष अपने कमरे के पीछे से ही शिवानी के कमरे में चले आए। सुभाष को इस तरह अपने पास आता देख शिवानी के दिल में खुशी की लहरें उठने लगी। लंबे लंबे कदमों से चलते हुए शिवानी सुभाष को बड़े सम्मान के साथ अपनी बालकनी में ले आई। शिवानी, इतने सालों बाद भी तुम वैसी ही सुंदर लग रही हो। सुभाष उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोले, सच, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। हाँ, चेहरे पर थोड़ी परिपक्वता जरूर आ गई है और कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं, बस। सुभाष, मेरे पति राजीव भी यही कहते हैं। सुनो, तुम भी तो वैसे ही स्मार्ट और डायनेमिक लग रहे हो। लगता है कोई बड़े अफसर बन गए हो। शिवानी, तुमने ठीक ही पहचाना। मैं लखनऊ में डीआईजी के पद पर कार्यरत हूँ। हल्द्वानी किसी काम से आया था तो सोचा नैनीताल घूम लूँ। पर यह बताओ कि तुम्हारा नैनीताल कैसे आना हुआ? मैं यहाँ एक डिग्री कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षा लेने आई हूँ। वैसे मैं बरेली में हूँ और वहाँ के एक डिग्री कॉलेज में रसायन शास्त्र की प्रोफेसर हूँ। पति साथ नहीं आए तो मुझे अकेले आना पड़ा। अभी तक तो मेरा रुकने का इरादा नहीं था, पर अब तुम मिले हो तो अपना कार्यक्रम तो बदलना ही पड़ेगा। वैसे सुभाष, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सुभाष ने हंसते हुए कहा, शिवानी, जिंदगी में सब कार्यक्रम धरे के धरे रह जाते हैं। वक्त जो चाहता है वही होता है। हम दोनों ने उस समय अपने जीवन के कितने कार्यक्रम बनाए थे, पर आज देखो एक भी हकीकत में नहीं बदल सका। शिवानी, मैं आज तक यह समझ नहीं सका कि तुम्हारे पापा अचानक तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा कर बरेली क्यों ले गए। तुमने बीएससी फाइनल भी यहाँ से नहीं किया। शिवानी कुछ गंभीर होकर बोली, सुभाष, मेरे पापा उस उम्र में ही मुझसे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करवाना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि पढ़ाई की उम्र में मैं प्रेम के चक्कर में पड़ूं और शादी करके बच्चे पालने की मशीन बन जाऊं। बस इसी कारण पापा मुझे बरेली ले गए हैं और एमएससी करवाया, पीएचडी करवाई, फिर शादी की। मेरे पति बरेली कॉलेज में ही गणित के विभाग अध्यक्ष हैं। शिवानी, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा इंग्लैंड में डॉक्टर है और वही अपने परिवार के साथ रहता है। दूसरा अमेरिका में इंजीनियर है। अब तो हम दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। सुभाष, अब तक मैं अपने बारे में ही बताए जा रही हूँ, तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। शिवानी, तुम्हारी तरह ही मेरा भी
पारिवारिक जीवन है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का आईएएस अधिकारी है और दूसरा दिल्ली में एम्स में डॉक्टर है। अब तो मैं और मेरी पत्नी संगीता ही घर में रहते हैं। इतना कहकर सुभाष गौर से शिवानी को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो सुभाष? शिवानी बोली। अब सब कुछ समय की धारा के साथ बह गया है। जो प्रेम सत्य था वही मन की कोठरी में संजोकर रखा है और उस पर ताला लगा लिया है। शिवानी, सच तुमसे अलग होकर बरसों तक मेरे अंतर मन में उथल पुथल होती रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रेम को समझा, जो ज्ञान है, निरपेक्ष है और स्वयं में निर्भर नहीं है। सुभाष, तुम ठीक कह रहे हो, शिवानी बोली। कभी भी सच्चे प्रेम में कोई लोभ, मोह और प्रतिदान नहीं होता है। यही कारण है कि हमारा सच्चा प्रेम मरा नहीं। आज भी हम एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन देह के आकर्षण से मुक्त होकर। सुभाष कमरे में घुसते बादलों को पहले तो देखता रहा, फिर उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करने लगा। ये देख शिवानी हंस पड़ी और बोली, ये क्या कर रहे हो बच्चों की तरह? शिवानी, तुम्हारी हंसी में आज भी वह खनक बरकरार है जो मुझे कभी जीने की प्रेरणा देती थी और जिसके बलबूते पर मैं आज तक हर मुश्किल जीतता रहा हूँ। प्रेरणा थोड़ी देर तक शांत रही, फिर बेबकी से बोल पड़ी, सुभाष, इतनी तारीफ ठीक नहीं, और वह भी पराई स्त्री की। चलो कुछ और बात करो। शिवानी, एक कप चाय और पियोगी? हाँ, चल जाएगी। सुभाष ने कमरे से फोन किया तो कुछ ही देर में चाय आ गई। चाय के साथ खाने के लिए शिवानी ने अपने साथ लाई हुई मठरिया निकाली और दोनों खाने लगे। कुछ देर बाद बातों का सिलसिला बंद करते हुए सुभाष बोले, अच्छा चलो अब फ्लैट पर चले। शिवानी तैयार होकर जैसे ही बाहर निकली, कमरे में ताला लगाते हुए सुभाष उसकी ओर आपलक देखने लगा। शिवानी ने टोका, सुभाष, गलत बात, मुझे घूरकर देखने की जरूरत नहीं है, फटाफट ताला लगाइए और चलिए। उसने ताला लगाया और फ्लैट की ओर चल दिया। बातें करते करते दोनों तली ताल पार कर फ्लैट पर आ गए और उस ओर बढ़ गए जिधर झील के किनारे रेलिंग बनी हुई थी। दोनों रेलिंग के पास खड़े होकर झील को देखते रहे। कतार में तैर रही बत्तखों की ओर इशारा करते हुए सुभाष ने कहा, देखो देखो शिवानी, तुमने भी कभी इसी तरह तैरते हुए बत्तखों को दाना डाला था जैसे ये लड़कियां डाल रही हैं, और तब ठीक ऐसे ही तुम्हारे पास भी बत्तखें आ रही थी, लेकिन तुमने शायद उनको पकड़ने की कोशिश की थी। हाँ सुभाष, जैसे ही मैं बत्तख पकड़ने के लिए झुकी थी कि अचानक झील में गिर गई और तुमने अपनी जान की परवाह न कर मुझे बचा लिया था। तुम बहुत बहादुर हो सुभाष, तुमने मुझे नया जीवन दिया और मैं तुम्हें बिना बताए ही नैनीताल छोड़कर चली गई। इसका मुझे आज तक दुख है। चलो, तुम्हें सब कुछ याद तो है? सुभाष बोला, इतने वर्षों से मैं तो यही सोच रहा था कि तुमने जीवन की किताब से मेरा पन्ना ही फाड़ दिया है। सुभाष, मेरे जीवन की हर सांस में तुम्हारी खुशबू है, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें। हाँ, कर्तव्य कर्म के घेरे में जीवन इतना बन जाता है कि चाहते हुए भी अतीत को किसी खिड़की से नहीं झांका जा सकता। एक लंबी सांस लेते हुए शिवानी बोली, खैर छोड़ो, पुरानी बातों को जख्म कुरेदने से रिश्ते ही रहते हैं और मैंने जख्मों पर वक्त का मरहम लगा लिया है। सुभाष की गंभीर बातें सुनकर शिवानी भी गंभीर हो गई। यह सुभाष कुछ भी भूला नहीं है। शिवानी मन में सोचने लगी, पुरुष होकर भी इतना भावुक है, मुझे इसे समझाना पड़ेगा, इसके मन में बधी गांठों को खोलना पड़ेगा। शिवानी पत्थर की बेंच पर बैठी कुछ समय के लिए शांत, मौन, बुस्सी हो गई तो सुभाष ने छेड़ते हुए कहा, क्या मेरी बातें बुरी लगी? तुम तो बेहद गंभीर हो गई। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था शिवानी, सॉरी। सुभाष, यौवन अवस्था एक चंचल, तेज गति से बहने वाली नदी की तरह होती है। इस दौर में लड़के लड़कियों में गलत सही परख कम होती है।
अतः प्रेम के पागलपन में अंधे होकर कई बार दोनों ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिन्हें हमारा समाज अनुचित मानता है। और ये तो तुम जानते हो कि हम भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर शनिवार रविवार खूब घूमते फिरते थे। नैनीताल का वह कौन सा स्थान है जहां हम नहीं घूमे थे? यही नहीं, जिस उद्देश्य के लिए हम माता पिता से दूर थे वह भी भूल गए थे। यदि हम अलग न हुए होते तो यह सच है कि ना तुम कुछ बन पाते और ना मैं कुछ बन पाती। कहते हुए शिवानी के चेहरे पर अनुभवों के चिन्ह अंकित हो गए। हाँ शिवानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यदि कच्ची उम्र में हमने शादी कर ली होती तो तुम बच्चे पालती रहती और मैं कहीं क्लर्क बन गया होता। कहकर सुभाष उठ खड़ा हुआ। शिवानी भी उठ गई और दोनों फ्लैट से सड़क की ओर आ गए जो ताली ताल की ओर जाती है। चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ और बीच में झील किसी सजी हुई थाल सी लग रही थी। शिवानी और सुभाष के बीच कुछ पल के लिए बातों का सिलसिला थम गया था। दोनों चुपचाप चलते रहे। खामोशी को तोड़ते हुए सुभाष बोला, अरे शिवानी, मैं तो ये पूछना भूल ही गया कि खाना तुम किस होटल में खाओगी। भूल गए? मैं हमेशा एम्बेसी होटल में ही खाती थी। शिवानी बोली। अपने अपने परिवार की बातें करते हुए दोनों चल रहे थे। जब दोनों होटल के सामने पहुंचे तो सुभाष शिवानी का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो सुभाष? मैं स्वयं ही सीढ़ियाँ चढ़ जाऊंगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। ये सब अब अच्छा नहीं लगता। सॉरी कहकर सुभाष ने हाथ छोड़ दिया। दोनों एक मेज पर आमने सामने बैठ गए तो वेटर पानी के गिलास और मेनू रख गया। खाने का ऑर्डर सुभाष ने ही दिया। खाना देखकर शिवानी मुस्कुरा पड़ी और बोली, अरे तुम्हें तो याद है कि मैं क्या पसंद करती हूँ। वही सब मंगाया है जो हम 25 साल पहले इसी तरह इसी होटल में बैठकर खाते थे। हंसती हुई शिवानी बोली, और इसी होटल में हमारा प्रेम पकड़ा गया था। खाना खाते समय ही पापा ने हमें देख लिया था। हो सकता है आज भी न जाने किस विद्यार्थी की आंखें हम लोगों को देख रही हो। तभी तो तुम्हारा हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो, मैं एक प्रोफेसर हूँ। मुझे अपना एक आदर्श रूप विद्यार्थियों के सामने पेश करना पड़ता है, क्योंकि बातें अफवाहों का रूप ले लेती है और जीवन भर की चरित्र की तस्वीर बद्दी हो जाती है। मुस्कुराकर सुभाष बोला, तुम ठीक कहती हो शिवानी, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ सुभाष, हम जीवन में सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं जब सच्चे प्यार, त्याग और विश्वास को आंचल में समेटे रखे। छोटी छोटी बातों पर सावधानी बरते। अब देखो ना, मेरे पति मुझे अपने से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मेरा अतीत और वर्तमान दोनों उनके सामने खुली किताब है। मैंने शाम को ही राजीव को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया और वह निश्चित हो गए, वरना बहुत घबरा रहे थे। बातों के साथ साथ खाने का सिलसिला खत्म हुआ तो सुभाष वेटर को बिल देकर बाहर आ गए। सुभाष और शिवानी चुपचाप होटल की ओर चल रहे थे, लेकिन शिवानी के दिमाग में उस समय भी कई सुंदर विचार फुदक रहे थे। वह चौंकी तब जब सुभाष ने कहा, अरे होटल आ गया शिवानी, तुम आगे कहाँ जा रही हो? ओह वेरी सॉरी, मैं तो आगे ही बढ़ गई थी। कुछ न कुछ सोच रही होगी शायद। हाँ, एक नई कहानी का प्लॉट दिमाग में घूम रहा था। दूसरे नैनीताल की रात कितनी सुंदर होती है ये भी सोच रही थी। अच्छा है तुम अपने को व्यस्त रखती हो। साहित्य सृजन रचनात्मक क्रिया है, इसमें सार्थकता और उद्देश्य के साथ साथ लक्ष्य भी होता है। होटल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सुभाष बोला। बात को बीच में ही काटते हुए शिवानी बोली, ये सब लिखने की प्रेरणा राजीव देते हैं। शिवानी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगी तो सुभाष ने पूछा, क्या अभी से सो जाओगी? अभी तो 11 बजे हैं। नहीं सुभाष, कल के लिए कुछ पढ़ना है। वैसे भी आज बातें बहुत कर ली, अच्छी रही हम लोगों की मुलाकात। ओके गुड नाइट सुभाष और एक मीठी मुलाकात की महक बसाए दोनों अपने अपने कमरों में चले गए।
शिवानी अपने कमरे में पढ़ने में लीन हो गई, लेकिन सुभाष एक बेचैनी सी महसूस कर रहा था कि वह जिस शिवानी को एक असहाय, कमजोर नारी समझ रहा था, वह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की जीती जागती प्रतिरूप है। एक वह है जो अपनी पत्नी में हमेशा शिवानी का रूप देखने का प्रयास करता रहा, सदैव उद्वेलित अवस्थित रहा। काश वह भी समझ लेता कि परिस्थितियों के साथ समझौते का नाम ही जीवन है। शिवानी ने ठीक कहा था सुभाष, हमें किसी भी भावना का, किसी भी विचार का दमन नहीं करना चाहिए, वरना कुछ परिस्थितियों को अपने अनुकूल और कुछ स्वयं को उनके अनुकूल करना चाहिए। तभी हमारे साथ वाले सभी सुखी रहते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।